श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम तो सबको समझ में आ गया है ना। हम लोगों ने कैसे शुरू किया था, हमारे पास में मान लो तीन प्रतिरोधक थे जिनका जो प्रतिरोध का मान है वो R1, R2 व R3 है। ठीक है, हमारे पास तीन प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोधों का मान हमारे पास R1, R2 व R3 है। तो यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे वाले के पहले सिरे को जोड़ते हैं और इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारे पास यदि R1 था तो R1 के इस सिरे से हमने R2 को जोड़ दिया और R2 के इस सिरे से हमने R3 को जोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या बना, श्रेणी क्रम संयोजन बन गया, है ना। अब यदि हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये जो संयोजन बन गया, मान लो इसको हम लोग बिंदु x बोलते हैं, पॉइंट x, और इसको हम बोलते हैं y। ठीक है, तो x और y पॉइंट के बीच में हमने एक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन रखा है प्रतिरोधकों का, ठीक है, रजिस्टर्स का। तो इस पॉइंट को मान लो हम p कह देते हैं और इसको हम q कह देते हैं। तो जो पहला प्रतिरोधक है वो x और p के बीच में लगा है, दूसरा प्रतिरोधक P और Q के बीच में लगा है, और तीसरा प्रतिरोधक Q और Y के बीच लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो किताब में एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि आप एक विद्युत परिपथ बना दीजिए पूरा। कैसे बनेगा, तो हम लोग देख रहे थे कि हमको इसमें एक विभवांतर प्रदान करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लो इसका विभवांतर V है। इस परिपथ को चालू और बंद करने के लिए हम एक प्लग कुंजी जोड़ेंगे और साथ में यहां पर एक अमीटर जोड़ देते हैं जो कि हमें विद्युत धारा का मान प्रदान करेगा। इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये हो गया धारा I का मान। और यदि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो मैं एक वोल्ट मीटर जोड़ दूं कुछ इस तरह से, ये सबको ध्यान है ना कि वोल्ट मीटर हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल में, है ना। तो हमारे पास जिन दो बिंदुओं के मध्य हमको विभवांतर नापना है उन बिंदुओं के मध्य हम पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ देंगे और यहाँ पर होगा धनात्मक टर्मिनल, यहाँ पे ऋणात्मक। इन दोनों ही उपकरणों का जो धनात्मक टर्मिनल है अमीटर और वोल्ट मीटर के, वह बैटरी या विभवांतर प्रदान करने वाले स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परिपथ पूरा हो जाएगा। तो आपको इसी तरह का एक परिपथ बनाने को कहा गया है एक पुस्तक में। जैसे ही हम ये बनाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो ये अमीटर यहाँ लगा हुआ है ये क्या करेगा, इस पूरी सर्किट में पूरे परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान हमको दे देगा। तो हमको क्या मिलता है कि यहाँ से पूरे संयोजन में से होते हुए धारा आई बहते हुए इस अमीटर से होते हुए वापस इस बैटरी या सेल में पहुंच रही है ना। अब उसमें क्या कहा गया है किताब में, एक एक्सपेरिमेंट में जो कहा गया है वह यह है कि आप इस प्लग कुंजी को खोलिए। प्लग कुंजी क्यों, जब भी किसी भी परिपथ में से सर्किट में से हमको कोई उपकरण हटाना या जोड़ना होता है तो हम पहले सर्किट को बंद करते हैं। जैसे घरों में कोई उपकरण जोड़ना या हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्विच बंद करते हैं, फिर प्लग में से जो भी हमारा जो प्लग लगा होता है उसको निकालते हैं सॉकेट में से। ठीक है, तो उसी तरह से आप पहले सर्किट को यहाँ बंद करेंगे परिपथ को, और कहा गया है कि इस अमीटर को और वोल्ट मीटर को आप हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब बारी बारी से आपको पहले अमीटर से खेलते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहां पर बिंदु x था, आपसे कहा गया है कि बारी बारी से जो आपका अमीटर था उसको हर एक प्रतिरोधक के बाद लगाकर देखिए कि विद्युत धारा का मान क्या प्राप्त होता है। तो जैसे मान लो हमने यहां से हटाया, इस यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जगह बनाई और यहाँ पर अमीटर लगा दिया। तो जैसे ही हम यहाँ अमीटर लगाएंगे हमें क्या मिलेगा,
इस पहले प्रतिरोधक से बहने वाली धारा का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट यहीं पर लगाया है। तो मान लो हम इसको कह देते हैं I1। I1 क्यों? क्योंकि ये R1 से बह रही है धारा। ठीक है, वापस यहाँ देखो डेरिवेशन पे। ठीक है, तो हमको यहाँ से धारा I1 मिलेगी जो प्रतिरोधक R1 से बह रही है। ठीक है, इसका मान मान लो आपने कहीं पे नोट करके रख लिया कि हमको I1 मिला प्रतिरोधक R1 से। फिर ठीक यहां है। से अमीटर को हटाना है। ये जैसे जुड़ा था वैसे ही इसको जुड़े रहने देंगे। यहाँ पर बिंदु P था, और अब यहाँ पर जगह बनाकर हम अमीटर को यहाँ लगा देंगे। जी। यहाँ जैसे ही अमीटर को लगाएंगे तो हमें क्या होगा, जो प्रतिरोधक R2 से बह के जाने वाली धारा है, यहां से जैसे जो धारा गुजर रही है, उसका मान हमें मिलेगा। इसको कह देते हैं I2, क्योंकि यह R2 से बह रही है। ठीक है, तो यह हो गया I2। हमने I2 को भी लिख लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ हमने जब अमीटर लगाया तो क्या पाया, यहाँ से I2 धारा बह रही है। अब हम अमीटर को यहाँ से हटाएंगे, और इसी तरह से तीसरे प्रतिरोधक में भी धारा का मान नाप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु Q था, और मान लो अब इसको यहाँ लगाते हैं कुछ इस तरह से। और फिर जब इसका मान नोट करेंगे, रीडिंग देखेंगे इसकी, तो हमको मान लो I3 मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये तीसरे प्रतिरोधक से बहने वाली धारा का मान है। इसको भी हम लिख लेते हैं, और हम पाएंगे कि ये I3 है। ठीक है, इसको हमने I3 कह दिया। अभी फिलहाल के लिए वापस से इस अमीटर को हटाते हैं, और देखते हैं, उसको हम वापस लगाएंगे परिपथ में। लेकिन जब आप इन रीडिंग्स को देखेंगे, इन मानों को देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि जो धारा है, जो मुख्य मतलब परिपथ में जब यहाँ अमीटर लगा था, अमीटर यहाँ लगा था, तो ये पूरे संयोजन से बहने वाली धारा का मान दे रहा था, जिसे हमने I कहा था। तो आप पाएंगे कि ये जो I है, यह I1, I2 और I3 सबके बराबर है, यानी कि सभी प्रतिरोधकों से बराबर विद्युत धारा बह रही है। धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में समान है। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमारे पास ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। यहां तक सबको समझ में आया कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे, तो उनके मध्य से बहने वाली धारा का मान समान होगा। सभी प्रतिरोधकों में से समान विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या कहा गया है, इसके बाद हमने विद्युत धारा का मान तो माप लिया, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। हमने ओम का नियम पढ़ा है, तो ओम के नियम से यदि हमारे पास विभवांतर का भी मान हो और विद्युत धारा का भी मान हो, तो हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम विभवांतर भी मापेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने जब बिंदु x और y, यहाँ पर y है, इन दोनों के मध्य जब एक वोल्टमीटर लगाया था, तो हमें विद्युत जो विभवांतर था उसका मान V ज्ञात हुआ था। तो हमने कह दिया था कि ये पूरे जो संयोजन है, उसके मध्य जो विद्युत विभवांतर है उसका मान V है, जो हमारे स्रोत के विभवांतर के बराबर था। जितना हमने वोल्टेज लगाया, उतना वोल्टेज पूरे प्रतिरोधकों के पॉइंट्स के मध्य लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक प्रतिरोधक पे अलग अलग वोल्टमीटर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये हमारे पास पॉइंट है P, ये पॉइंट हमारे पास है Q, ये है X और ये है Y, है ना। तो सबसे पहले यदि प्रतिरोधक R1 के मध्य आपको यदि विभवांतर नापना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वोल्ट मीटर यहां लगा देंगे। या जो वोल्ट मीटर हमने पूरे X और Y के मध्य लगाया था, उसी को मान लो यहां से हटाया और यहां लगा दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ R1 के बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है X और P के मध्य, वह मिलेगा, उसे हम कह देते हैं V1। तो V1 क्या हुआ, V1 हुआ R1 के मतलब दोनों बिंदुओं के मध्य लगने वाला विद्युत विभवांतर। उसी तरह से मान लो यदि हम एक वोल्ट मीटर यहां लगा दें, एक वोल्ट मीटर क्या, इसी वोल्ट मीटर को मान लो यहां से हटाकर यहां लगा दिया जाए, तो यहां हमें क्या मिलेगा, R2 के मध्य लगने वाला विद्युत विभवांतर, जिसको हमने कह दिया इसका मान है V2। ठीक है, और उसी तरह से यदि इसको यहां जोड़ दिया जाए,
कुछ इस तरह से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा R3 के मध्य लगने वाला विद्युत विभवांतर, जिसको हम कह देते हैं V3। तो जब आप V1 V2 V3 का भी मान नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको क्या ज्ञात होगा? V1 V2 V3 बराबर नहीं होंगे। आप पाएंगे कि जो V था वह इनके योग के बराबर होगा। V1 V2 और V3 को यदि आप जोड़ देंगे तो जितना विभवांतर आपने पूरे संयोजन पे लगाया था यह उसके बराबर हो जाएगा, है ना। इसको हमने कैसे उदाहरण से भी समझा था कि मान लो आप 10 रुपए लेके गए बाजार में, तो 10 रुपए में से मान लो कुछ 5 रुपए आपने R1 के लिए खर्च कर दिए, आपके पास बचे 5 रुपए। उस बचे हुए 5 रुपए में से मान लो आपने 3 रुपए R2 के लिए खर्च कर दिए, और जो कुछ भी बच गया, 2 रुपए जो बच गए, उसको आपने R3 के लिए खर्च कर दिया। तो आपने R1 R2 R3 तीनों के लिए कुल 10 रुपए खर्च किए। जब आप उनके अलग अलग खर्चे को जोड़ेंगे, 5 धन 3 धन 2, तो आपको जो कुल रुपए थे, जो यहाँ पर विभवांतर है, वह मिल जाएगा, जो पूरे संयोजन या पूरे परिपथ में लग रहा था। ठीक है। तो ये क्रियाकलाप दिया हुआ है पुस्तक में, इसको मतलब लैब में करके भी देखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ थी। ये बहुत देर से प्लग कुंजी खुली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जब हम ये पाठ्यांक मतलब ये जो भी इनका रीडिंग है वह नोट करेंगे, तो उसके लिए हमें सर्किट को चालू करना होगा, परिपथ को ऑन रखना होगा, चालू रखना होगा। ठीक है, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करना है, या मतलब किस तरह से हमको ये रीडिंग्स मिल रही है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग जो भी हमारे जो प्रतिरोधक लगे हैं उनके मध्य की धारा और विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो तुल्य प्रतिरोध है वह कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एक स्थापन है, एक पूरा डेरिवेशन है। ये आप लोग नोट करते चलिए। ये बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, और आपको ऐसे के ऐसे डिराइव करना है, तो अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से ये परिपथ बनाते हैं और शुरू करते हैं लिखना। तो फिलहाल के लिए हम लोग 3 ही प्रतिरोधक फिर से लेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि आप 3 की जगह 2 प्रतिरोधक या 3 से अधिक प्रतिरोधक भी ले सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने चाहिए, बस ये आवश्यक है। ठीक है, तो 3 पे मतलब एकदम आसान है समझना, इसीलिए हम 3 लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या था? प्रतिरोधक R1, R2 व R3, ये हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये R3। ठीक है, और हम फिर से वैसा ही परिपथ बनाएंगे। हमने विभवांतर लगा दिया है जिसका मान है V। एक प्लग कुंजी लगाई थी, और यहां से हम एक अमीटर लगा देंगे। तो ये हमारा परिपथ हो गया पूर्ण। यहाँ धारा बह रही है I, यहां से भी धारा जा रही है I, और हमने पाया है कि तीनों प्रतिरोधकों में यही समान धारा बहेगी, जिसका मान होगा I। और यदि हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो इसका मान हम कहेंगे V1 है, R1 के मध्य लगने वाला विभवांतर। इसका मान हम कहेंगे V2 है, जो दूसरे प्रतिरोधक से बह रही है धारा, उसके मध्य जो विभवांतर है वह V2 है। ये धन, ये ऋण, धनात्मक ऋणात्मक। और उसी तरह से यहाँ पर एक वोल्टमीटर यदि हम लगा दें, जब आप इस सूत्र का स्थापन कर रहे हो, इस सूत्र को व्युत्पन्न कर रहे हो या डिराइव कर रहे हो, तो आपको ये डायग्राम बनाना है ऐसे ही। ठीक है, तो इन प्रतिरोधकों के मध्य हमारे पास V1 V2 V3 विभवांतर हो गया, और विद्युत धारा जो बह रही है उसका मान हो गया I। हर बिंदु पर I ही होगा। इनको थोड़ा इस तरह से जोड़ लेते हैं, अलग अलग ही हो जाए। ठीक है, यहां से भी धारा I बहेगी, और यहां से भी धारा I ही बहेगी। ठीक है, यहां हमने विभवांतर V दिया था, और यहां से धारा I ही बह रही है। अब इसी के आधार पे हम उस सूत्र का स्थापन करेंगे। तो हम लिखते हुए चलेंगे कि
जो हमने चित्र बनाया है उसके अनुसार ही, चित्रानुसार हमने माना कि एक परिपथ या जो हमने तीन प्रतिरोधक हैं उनको, ठीक है, एक परिपथ में प्रतिरोधक, या सिर्फ प्रतिरोध लिखते हैं क्योंकि हम सीधे प्रतिरोध का मान लिखने वाले हैं। प्रतिरोध R1 R2 व R3 ये कैसे जुड़े हैं? बैटरी V, बैटरी जिसके विभवांतर का मान V है, एक अमीटर भी जोड़ा था हमने, वह कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये जो हमने आरेख बनाया था उसको हमने परिभाषित किया है या उसको डिस्क्राइब किया है, लिखा है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पाया था? यहां हमने पाया था कि तीनों प्रतिरोधकों में से बहने वाली धारा का मान समान है ना, तो ये भी लिख देंगे, ठीक है, ये लिख लिया सबने। और हमने क्या पाया था कि जीत जो हमारे तीनों प्रतिरोधक थे उनमें विभवांतर का मान भिन्न होगा, है ना, या भिन्न हो सकता है। तो हम ये भी लिख लेंगे कि तीनों प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीजें हमने लिख ली जो हमने आरेख में पाया था। अब एक चीज और हमने यहां ज्ञात की थी, वो क्या था कि जो कुल विभवांतर था वह तीनों प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर था, है ना, यानी V बराबर V1 V2 V1 प्लस V2 प्लस V3 था, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। यहां परिपथ का कुल विभवांतर विभिन्न प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। अर्थात यदि गणित के सूत्र के रूप में लिखना हो तो V बराबर V1 धन V2 धन V3, ठीक है। और इसे हम यहीं से समीकरण 1 कह देंगे। यहां से हमारा डेरिवेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, सूत्र की स्थापना शुरू हो चुकी है। तो V बराबर V1 धन V2 धन V3। यस सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखो आप लोग, हमारे पास V1 का मान है, I1 का मान है, V2 का मान है, I2 का मान है, V3 का मान है और I3 का भी मान है। तो यदि आपको याद हो तो हमारे पास एक नियम है, एक सूत्र है ओम का नियम। तो यदि हम तीनों प्रतिरोधकों पर ओम का नियम लगाए तो हमें V और I का संबंध तीनों के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, हम तीनों प्रतिरोधकों के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा, यदि हम तीनों प्रतिरोधकों पर ओम का नियम लगाने से हमें क्या मिलेगा? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम कोई बताओ जल्दी से। V is equal to I into R. बिल्कुल सही बेटा, V बराबर I गुणे R। तो यदि हम पहले प्रतिरोधक की बात करें तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर I1 R1 होगा। लेकिन एक बात बताओ, हमने यहाँ क्या देखा था? हमने देखा था कि I1 I2 I3 ये सभी I के बराबर है ना। हम I1 की जगह सीधे I लिखे तो कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे V1 बराबर I R1। हम जानते हैं कि R1 अलग था, V1 अलग था, इसीलिए हम V1 और R1 को वैसे ही रहने देंगे। I सबके लिए समान था तो हम I को I लिखेंगे, I1 I2 I3 ना लिख के, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, V2 बराबर I R2 हो जाएगा, होगा। यस सर। और V3 क्या हो जाएगा बेटा? V3 is equal to I इंटू R3, यही होगा। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस पूरे को, इन तीनों जो समीकरण आए हैं इनको हम समीकरण क्या, समीकरण क्रमांक 2 कह देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक था,
ये हमारे पास आया 2, ठीक है। और अब ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम एक तुल्य प्रतिरोध वाला कंसेप्ट लेके आएंगे। अब मान लो कि हम एक नया परिपथ बनाते हैं और उसमें ये जो श्रेणी क्रम संयोजन था इसे ना लगा के एक ही प्रतिरोधक लगाया जाए जो इनके तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो, जिसका प्रतिरोध जो है वो इस श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो। अर्थात वह अकेला प्रतिरोधक ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ये तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो होता है ना कभी कभी, इसको ऐसे समझो कि जैसे चाय बना रहे हो, उसमें आप चीनी डालने जा रहे हो, तो चीनी डालने के लिए आपने 3 अलग अलग चम्मच उठाए या 3 अलग अलग छोटी कटोरियां उठाई, उससे चीनी डाल रहे हो। एक पहले से एक बार डाला, दूसरे से एक बार डाला, तीसरे से एक बार डाला, तो आपने कुछ मात्रा डाली चीनी की, उससे जितनी मिठास आ रही है उतने में कहीं से मम्मी या दीदी लोग आए, वो बोलते हैं कि इससे क्यों डाल रहे हो या डाल रही हो, देखो ये वाले बर्तन से डालो, ये उससे बड़ा है, एक ही बार में चीनी पड़ जाएगी। आपने चीनी उठाई और डाली, वह उतनी ही चीनी थी जितनी आपने उन तीनों से मिला के डाली थी, तो मिठास उतनी ही आएगी फिर से चाय में, Yes. है ना। तो, तो उसी तरह से मान लो हम एक ही प्रतिरोधक लगाएं जो उन तीनों के बराबर काम करता हो, उनके तुल्य हो, उनके समान हो, है ना। किसके समान? जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधक हैं, ध्यान रखना श्रेणी क्रम वाले जो संयोजन है उसके बराबर। तो इसे हम, इसका प्रतिरोध यदि हम आर एस माने, आर मतलब जो चिन्ह होता है प्रतिरोध का वो हो गया, और यहाँ जो ये एफ लगाया है छोटा, ये दर्शाता है कि हमने उनको श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ा है। सीरीज के लिए एस लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक अकेला प्रतिरोधक वैसे ही कार्य करेगा जैसे वो तीनों का संयोजन काम कर रहा था। तो यदि इसको उसी परिपथ में लगा दिया जाए, जो हमारा बिंदु एक्स और वाई था वहां से उस संयोजन को हटाया जाए और इसको लगा दिया जाए, बाकी सब कुछ उसी तरह रखा जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्लग कुंजी और यहाँ पे हमारा अमीटर है, यहाँ से धारा आई बह रही है, यहाँ से धारा आई जा रही है, और एक्स और वाई के मध्य विभवांतर क्या आ रहा था बेटा? D. वी था, वी बिल्कुल सही। जो पूरा संयोजन था उसके मध्य विभवांतर हमको वी मिल रहा था, है ना, जो हमारे प्रदान किए हुए विभवांतर के बराबर था ना। Yes, sir. देखो ये बहुत आसान हो गया, ये उसी तरह का आरेख हो गया जो हम शुरू से देखते हुए आ रहे थे। एक एक ही प्रतिरोधक लगा है, उसका मान आर एस है, और बाकी एक वोल्ट मीटर एक अमीटर लगाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं तुल्य परिपथ। ये जो आरेख बनाया हमने, ये भी आपको बनाना होगा, और इस परिपथ को आप कहेंगे तुल्य परिपथ। ये किसके तुल्य है? तुल्य मतलब जो तुलना करने योग्य हो। किसके? जो हमारा ओरिजिनल परिपथ था, जो असली मूल परिपथ था, ये वाला। हमने ये R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन को, संयोजन को हटाया, इसकी जगह पे एक प्रतिरोधक लगाया RS, ठीक है। तो ये और वो परिपथ आपस में तुलना करने योग्य हैं, तो ये हो गया आपका तुल्य परिपथ, ठीक है। तो अब हमारे पास समीकरण 1 व 2 आ चुके थे हमारे मूल परिपथ से। तुल्य परिपथ को यदि हम ध्यान से देखें, यदि इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपके पास में एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध आर एस है, इसके मध्य विभवांतर वी है और धारा आई बह रही है। ओम का नियम लगाने पर क्या मिलेगा बेटा? तुल्य प्रतिरोध. तुल्य प्रतिरोध. तुल्य प्रतिरोध, हाँ। तो संबंध क्या स्थापित होगा? वी आई और आर एस के मध्य कोई संबंध आएगा? ओम का नियम यदि हम इस परिपथ पर लगाएंगे तो हमें V बराबर आई आर एस, ऐसा कुछ संबंध मिलेगा? Yes, sir. ये V क्या है? ये विभवांतर है जो इस परिपथ में या फिर इस प्रतिरोधक के मध्य है। आई जो है वो धारा है जो इसमें से बह रही है, जो इस इस प्रतिरोधक में से होते हुए बह रही है, और आर एस जो है वो इसका प्रतिरोध है ना। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया है परिपथ, इसको भी लिख देते हैं जैसे हमने अपने परिपथ के बारे में लिखा था। यहाँ हम क्या लिखेंगे? माना चित्र के अनुसार, है ना, चित्रानुसार एक तुल्य परिपथ है जिसमें क्या है? आर एस प्रतिरोध से धारा, कितनी धारा हमारी कितनी थी? आई, है ना।
धारा I बह रही है तथा विभवांतर V है। ठीक है, इस परिपथ में ओम का नियम लगाने पर क्या मिलता है हमें? V बराबर IRS, यही मिला था ना? V बराबर V बराबर IRS। आप देखो इसको, आरेख को, विभवांतर का मान V है, धारा का मान I है, प्रतिरोध का मान RS है, तो V बराबर IRS। सही है, यस सर। इसको हम समीकरण 3 कह देंगे। यहां से हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तुल्य परिपथ है, अर्थात ये और जो हमारा मूल परिपथ था, ओरिजिनल वाला था, वह आपस में तुलना करने योग्य है, समान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर समीकरण 3 है, यहाँ पर समीकरण 2 है, और यहाँ हमारे पास समीकरण 1 था। इन तीनों समीकरणों को यदि हम मिला दें तो देखो क्या होता है। पहले एक साथ आपके लिए मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ फिर से। हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था V बराबर V1 धन V2, ये हमारा समीकरण 1 था। और V1 बराबर IR1, V2 बराबर I2 और V3 बराबर IR3, ये समीकरण 2 था, यही था ना? और तीसरा वाला क्या था? V बराबर IRS, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण क्रमांक 3। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर तीनों को मिलाया जाए तो क्या मिलेगा हमें? V की जगह पर IRS लिख देते हैं, V1 की जगह पर V1 का मान लिख देते हैं, V2 की जगह पर V2 का मान लिख देते हैं, और V3 की जगह पर V3 का मान लिख देते हैं। ये कर सकते हैं ना हम लोग गणित में, जैसे आप लोग करते हैं कि V1 का मान हमें कहीं से कुछ ज्ञात हुआ है, हम उसको एक समीकरण से उठा के दूसरे में रख देते हैं। बस वही करना है, समीकरण 2 से V1 V2 V3 का मान रखना है, और समीकरण 3 से V का मान रखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? समीकरण 1, 2 व 3 से, ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग। यहां से हमें क्या ज्ञात होगा? V का मान है IRS, V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2, और V3 का मान कितना है? IR3। ये हमको मिला एक नया समीकरण, जिसे मान लो हम कहते हैं समीकरण क्रमांक 4। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? IRS बराबर IR1 धन IR2 धन IR3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से बहुत बेसिक मैथ लगाओ। क्या है हमारे पास? हमारे पास सूत्र आया है IRS बराबर IR1 धन IR2 धन IR3। I कॉमन आएगा बेटा यहां से? ठीक है, तो अगर कॉमन आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? IRS बराबर I कॉमन ले लिया, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I गया है ना, दोनों ओर से I चला गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा RS बराबर R धन R2 धन R3। और यदि आप ध्यान से देखें तो हमारा जो RS था वो हमारा तुल्य प्रतिरोध था। वह ऐसा प्रतिरोध है जो पूरे संयोजन के प्रतिरोध को दर्शाता है। और हमने पाया कि यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ दें तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होने वाला है वह उनके सभी जो एक एक इंडिविजुअल प्रतिरोध है उनके योग के बराबर है ना? सभी प्रतिरोधक जितने आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, यदि उनके प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दें, उनका योग लें, तो वह उस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, उसको हम RS से दर्शाते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का
तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? उन सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग ले लेंगे, यानी उनके सभी के रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं रोकते हैं कक्षा को। चलो, सभी को थैंक यू।